माफिया से राजनेता बने अतीक अहमद के नाम पर 1985 से अब तक 100 से अधिक मामले दर्ज हैं, जबकि 50 मामलों में वो विचाराधीन था। वर्ष 2007 में पूर्ण बहुमत से बसपा की सरकार बनी और मायावती मुख्यमंत्री बनी। इसके बाद मायावती ने अतीक अहमद पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया और एक एक करके 10 से अधिक मुकदमे दर्ज कर दिए। सरकार की सख्ती देख अतीक अहमद फरार हो गया। यूपी पुलिस ने उस पर 20,000 रुपए का इनाम भी घोषित कर दिया। दबाव बढ़ता देख अतीक ने दिल्ली में गिरफ्तारी दी। सरकार ने उसकी करोड़ों रुपए की संपत्ति को मिट्टी में मिला दिया। वर्ष 2014 में उत्तर प्रदेश की जनता ने सपा को पूरा समर्थन देकर सत्ता सौंप दी तो मुलायम सिंह के पुत्र अखिलेश यादव सीएम बने। सपा सरकार बनते ही अतीक को जमानत मिल गई। अतीक के गुनाहों की लिस्ट जितनी लंबी है उतनी ही लंबी उसकी पॉलिटिकल अचीवमेंट्स की लिस्ट है। वो माफिया था, गैंग लीडर था, हिस्ट्री शीटर था, बाहुबली और दबंग होने के साथ साथ आतंक का दूसरा नाम भी था। लेकिन इन सब के बावजूद 5 बार विधायक और 1 बार उस फूलपुर सीट से सांसद भी रहा है, जहां से कभी देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लोकसभा का चुनाव लड़ा था। डर, आतंक और दबंगई के बावजूद अतीक के खिलाफ 100 से ज्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, लेकिन ज्यादातर मामलों में सिस्टम उसके इशारों पर नाचता रहा, जिसका नतीजा ये निकला कि आज तक उसके ऊपर एक भी मामले में उसको सजा नहीं हो पाई है। अतीक की हनक और भोकाल का अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि हाई कोर्ट के 10 जजों ने उसके मुकदमों की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था। उमेश पाल शूटआउट केस के बाद हाईकोर्ट ने एक फैसले में टिप्पणी करते हुए लिखा है कि ऐसा लगता है कि प्रयागराज के कुछ इलाकों में अब भी कानून का नहीं बल्कि अतीक का राज चलता है। इन इलाकों में खाकी का नहीं बल्कि अतीक का इकबाल बोलता था। 4 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणियों के साथ उसे यूपी से बाहर की जेल में रखे जाने का आदेश दिया था। अतीक के बारे में कहा जाता है कि वो इतना शातिर और खूंखार है कि अपराध से लेकर कारोबार और दबंगई से लेकर सियासत तक में जो भी उसके रास्ते में आया उसका अंजाम चांद बाबा से लेकर उमेश पाल तक एक जैसा ही रहा। सिस्टम में अतीक की पकड़ का अंदाजा इसी से लगा लीजिए कि योगी राज में भी जेल में रहते हुए अतीक अहमद अपने शिकार का अपहरण कराकर कैद खाने में डालकर उसकी जानवरों की तरह पिटाई करता था। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि आखिर कैसे एक तांगे वाले का बेटा अपराध की दुनिया का एक खूंखार राक्षस बन बैठा। आइए बात करते हैं अतीक अहमद के पूरे जीवन के बारे में, शुरू से लेकर अब तक की। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप लोगों का आज की एक और इस वीडियो में। दोस्तों, एक तांगे वाले का अनपढ़ बेटा अतीक पैसों और नाम को लेकर इतना एम्बिशियस हो गया कि जुर्म की दुनिया में कदम रखने के बाद वो कुछ ही दिनों में अपराध की दुनिया का बेताज बादशाह बन बैठा। अपने गुनाहों पर पर्दा डालने के लिए उसने सियासत को एक शील्ड के तौर पर इस्तेमाल किया। इसके साथ ही उसने डर और राजनीति के बलबूते पर करोड़ों नहीं बल्कि अरबों का साम्राज्य खड़ा कर लिया। अतीक को गुनाहों की दुनिया इतनी पसंद आ गई कि उसने अपने पूरे परिवार को इसमें शामिल कर लिया। वो खुद गुजरात की साबरमती जेल में बंद रहा और उसका छोटा भाई अशरफ यूपी की बरेली जेल में, बड़ा बेटा उमर लखनऊ जेल में कैद था तो दूसरा बेटा अली अहमद प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल में। तीसरे बेटे असद पर उमेश पाल शूटआउट केस में 2.5 लाख रुपए का इनाम घोषित था तो पत्नी शाइस्ता परवीन आज भी फरार है। एहजम और आबान नाम के 2 नाबालिग बेटे चाइल्ड प्रोटेक्शन होम में हैं। अतीक अहमद के राजनीतिक करियर की बात करें तो अतीक अहमद पर केवल 18 साल की उम्र में साल 1983 में पहली एफआईआर दर्ज हुई थी। उसके बाद कुछ ही सालों में अतीक के डर और गुनाहों की तूती बोलने लगी और वो जिले की कानून व्यवस्था के लिए खतरा बनने लगा। अतीक और पुलिस में लुका छिपी का खेल आम हो गया था। एक वक्त ऐसा भी आया जब अतीक और उसके करीबियों पर पुलिस इनकाउंटर में मारे जाने का खतरा मंडराने लगा। पुलिस इनकाउंटर से बचने के लिए अतीक ने सांप्रदायिक कार्ड खेला और 1989 में यूपी के विधानसभा चुनाव में इलाहाबाद वेस्ट सीट से एक निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर राजनीति में अपनी किस्मत आजमाई और अतीक को चुनाव जीतने में कामयाबी मिल भी गई। अब अतीक माननीय विधायक बन गया था। 1989 में उस चुनाव में तत्कालीन पार्षद और अतीक जैसे ही क्रिमिनल बैकग्राउंड का एक कैंडिडेट चांद बाबा भी मैदान में उतरा था।
अतीक को ये बात इतनी नागवार गुजरी कि वोटिंग के बाद नतीजे आने से पहले ही उसने रोशनबाग इलाके में कबाब पराठे की दुकान पर अपने गुर्गे के साथ मिलकर गोली और बमों से चांद बाबा को मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद वो इसी इलाहाबाद सिटी वेस्ट सीट से 1991, 93, 1996 और 2002 में भी लगातार चुनाव जीतता रहा। अतीक ने पहले 2 चुनाव निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर जीते। तीसरे चुनाव में भी वो एक आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर ही मैदान में उतरा और सपा बसपा गठबंधन ने उसे अपना समर्थन देकर उसके खिलाफ अपना कोई भी कैंडिडेट खड़ा नहीं किया। 1996 में वो समाजवादी पार्टी के टिकट पर विधायक चुना गया तो 2002 में डॉक्टर सोनेलाल पटेल के अपना दल से एमएलए चुना गया। 2002 के चुनाव के वक्त वो अपना दल का प्रदेश अध्यक्ष बना था और हेलीकॉप्टर से यूपी में कई जगहों पर प्रचार के लिए भी गया था। उसने अपने साथ अपना दल के 2 और उम्मीदवारों को जीत दिलाई थी। साल 2004 में फिर से सपा में न सिर्फ उसकी वापसी हुई बल्कि वो मुलायम सिंह की पार्टी से उस फूलपुर सीट से सांसद चुना गया जो कभी देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की सीट हुआ करती थी। 2004 में संसद चुने जाने तक अतीक ने जिस भी चुनाव में किस्मत आजमाई उसे हर जगह कामयाबी मिली। अतीक के राजनीति में सफलता के सितारे बुलंदी पर थे, लेकिन राजूपाल हत्याकांड के बाद ये सितारे गर्दिश में आने लगे। 25 जनवरी साल 2005 को प्रयागराज में एक ऐसी घटना घटी जो न सिर्फ इतिहास बन गई बल्कि उसने अतीक और उसके परिवार के सियासी करियर को तबाह करके रख दिया। इस घटना के बाद भी अतीक ने लोकसभा और विधानसभा के कई चुनाव लड़े, लेकिन हर चुनाव में नाकामी ही उसके हिस्से आई। दरअसल सांसद बनने के बाद अतीक को विधानसभा की सदस्यता छोड़नी पड़ी। अतीक ने अपने इस्तीफे से खाली हुई सीट पर अपने छोटे भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ को सपा का टिकट दिलवा दिया। अशरफ के मुकाबले में बीएसपी ने एक क्रिमिनल राजूपाल सिंह को टिकट दे दिया। 2 बाहुबलियों की लड़ाई में अशरफ चुनाव हार गया और राजूपाल विधायक चुन लिया गया। विधायक बनते ही राजूपाल पर कई बार जानलेवा हमले भी हुए। 25 जनवरी 2005 को शहर के धूमनगंज इलाके में विधायक राजूपाल की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। विधायक की हत्या का आरोप अतीक अहमद और अशरफ पर लगा। इस मामले में दोनों भाइयों को जेल भी जाना पड़ा। राजूपाल की हत्या के बाद सिटी वेस्ट सीट पर दूसरा उपचुनाव हुआ। बताया जाता है कि उस समय की मुलायम सिंह सरकार ने इस चुनाव को अपनी प्रतिष्ठा से जोड़ लिया था और सरकारी मशीनरी की मदद से अशरफ को विधायक बनवा दिया। इसी सीट से साल 2007 के चुनाव में अशरफ को और 2012 में अतीक को हार का सामना करना पड़ा। राजूपाल की हत्या का आरोप अतीक के गले की ऐसी फांस बना जिसे वो मरने तक नहीं निकाल सका और आखिर में पूरा साम्राज्य मिट्टी में मिलने की कगार पर पहुंच गया। अतीक ने साल 2009 के लोकसभा चुनाव में प्रतापगढ़ से अपना दल के टिकट पर चुनाव लड़ा। 2014 में श्रावस्ती सीट से समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा। 2018 में फूलपुर सीट से उपचुनाव में आजाद कैंडिडेट के तौर पर चुनाव लड़ा और 2019 में निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर वाराणसी सीट से पीएम मोदी के खिलाफ लोकसभा का चुनाव लड़ा, लेकिन सभी जगह से उसे करारी हार का सामना करना पड़ा। श्रावस्ती को छोड़कर लोकसभा के बाकी 3 चुनाव में उसकी जमानत तक जब्त हो गई। साल 1995 में लखनऊ के चर्चित स्टेट गेस्ट हाउस कांड में भी अतीक का नाम उछला था। अतीक ने सफेद पोश बनने का किस तरह दुरुपयोग किया, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि उसके खिलाफ 90% से ज्यादा मुकदमे जनप्रतिनिधि बनने के बाद ही दर्ज हुए थे। कभी महंगी गाड़ियों के काफिले तो कभी घोड़े पर सवार होकर असलाहधारियों की फौज के साथ जब अतीक सड़क पर चलता था तो फिल्मों के डॉन जैसा लगता था। जैसे फिल्मों में दिखते हैं ना डॉन चलते हुए, बिल्कुल वैसा। संगठित अपराधों को अंजाम देने और खुद को आर्थिक तौर पर मजबूत करने की वजह से उसे माफिया कहा जाने लगा। अतीक अहमद के गुनाहों की बही खातों की तरफ नजर दौड़ाएं तो अतीक अहमद इंटरस्टेट गैंग का संचालक था। उसके गैंग का नंबर था IS 227 उसके गैंग में करीब 121 एक्टिव मेंबर हैं। गैंग के पास असलों का जखीरा है। प्रयागराज पुलिस ने उसकी हिस्ट्री शीट भी खोल रखी है। शहर के खुलदाबाद थाने में उसकी हिस्ट्री शीट का नंबर है 53A। अतीक के खिलाफ अब तक करीब 250 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। इनमें से मायावती राज में एक ही दिन में दर्ज किए गए 100 से ज़्यादा मुकदमे जो दर्ज किए गए थे वो भी इसमें शामिल हैं, जिन्हें हाई कोर्ट के आदेश पर बाद में सस्पेंड कर दिया गया था। उसके खिलाफ दर्ज आपराधिक मुकदमों की संख्या 101 हो गई थी और बड़ी संख्या में उसके मुकदमे
वापस भी लिए गए थे। सबूतों और गवाहों के अभाव में तकरीबन मुकदमों में वो बरी भी हो गया था। अभी तक उसे किसी भी मुकदमे में सजा नहीं मिली है। मौजूदा समय में भी उसके खिलाफ करीब 58 मुकदमे एक्टिव हैं। इनमें से 50 के करीब मुकदमे कोर्ट में पेंडिंग हैं, जबकि बाकी मामलों में अभी भी जांच पेंडिंग है। सीएम योगी की मंशा थी कि बाहुबली अतीक बहुत जल्द ही पूरी तरह मिट्टी में मिलाया जाए, और वो मिल भी चुका है। हालांकि अतीक के परिवार का कहना है कि वो गुंडा, माफिया और बाहुबली नहीं, बल्कि गरीबों और मजलूमों का रहनुमा है और लंबे अरसे से सियासी साजिश का शिकार होता रहा है। सियासी फायदे की वजह से ही उसके एनकाउंटर की चिंता भी जाहिर की गई थी। इस पूरी हिस्ट्री को देखकर कहा जा सकता है कि सरकारी तंत्र और सियासी पार्टियों ने भले ही अतीक को ठिकाने लगाने के बजाय अपने फायदे और लालच के लिए हमेशा उसे संरक्षण दिया हो, लेकिन अतीक जैसे माफियाओं को लेकर उस समाज को भी नए सिरे से सोचने की जरूरत है, जो उसे अपने रहनुमा के तौर पर चुनकर सांसद और विधानसभा भेजते रहे हैं। इस पूरी वीडियो को देखने और सुनने के बाद आप सभी के मन में अतीक अहमद को लेकर या हमारे राजनीतिक तंत्र और कानून व्यवस्था को लेकर क्या विचार हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार। I don't wanna go out on my own. Maybe we could stay and make a home. It's written on my heart and in my soul. You're the one good thing. And I don't think I've ever been so